Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 31st May 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question. The first case of novel coronavirus was identified in which state of China? चाइना में कोरोना वायरस का पहला केस किस जगह पाया गया था? बीजिंग में, शंघाई में, हुबोई में या टियाजिन में? प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. याद रखिएगा, कोरोना वायरस का पहला केस चाइना में वुहान शहर के हुबोई प्रोविंस में पाया गया था. चाइना के वुहान हुबोई प्रोविंस में कोरोना वायरस का पहला केस पाया गया था. अगर आप कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर हॉलो या क्राउन लाइक दिखाई देगी. यानी सर पर पहनने वाला जो ताज होता है उस पर जिस प्रकार के स्पाइक्स निकले रहते हैं, देखने में कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर इसी प्रकार की होती है. इसीलिए इसे कोरोना वायरस नाम दिया गया, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में कोरोना शब्द का मतलब होता है क्राउन लाइक. इस प्रकार से इसमें क्राउन लाइक स्पाइक्स निकले होते हैं. और एग्ज़ाम में रिसेंटली पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस में क्या पाया जाता है, डीएनए या आरएनए? तो आप बताएंगे कोरोना वायरस के अंदर आरएनए पाया जाता है. ये इसके स्पाइक्स हो गए, ये इसका न्यूक्लियो कैप्सिड हो गया, यहाँ पर ये इसकी मेम्ब्रेन हो गई, ये एनवेलप हो गया, और ये आरएनए वायरल जीनोम हमने आपको बता ही दिया है. एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप बता सकते हैं ये नीडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है. और अगर इसका ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे नीडो विरेल्स ऑर्डर, जिसके अंदर कोरोना विरिडी, आर्टिरी विरिडी और रोनी विरिडी फैमिली को इंक्लूड किया जाता है. नीडो वायरस फैमिली वायरसेस की एक बहुत ही बड़ी फैमिली है जिसमें कई वायरसेस इंक्लूड किए जाते हैं. साथ ही साथ याद रखिएगा, कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज़ कॉज करने के साथ साथ MERS कोवी यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज़ कॉज कर सकता है. इसके अलावा ये SARS कोवी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज़ कॉज कर सकता है. कोरोना वायरस कोविड-19 के अलावा मार्स और सार्स दोनों डिजीज़ कॉज कर सकता है. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट who has been placed in Burke's extension traction while awaiting surgical repair of fractured femur. What should the nurse check to perform a complete neurovascular assessment of the affected extremity? किसी पेशेंट में फीमर बोन फ्रैक्चर हुई है और इस पेशेंट में सर्जरी होने से पहले उसे बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगाया गया है. जब इस पेशेंट में बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगा हुआ है, इस पेशेंट में आपको अगर न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट करना हो तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन, वाइटल साइंस एंड बाइलेटरल लंग साउंड. न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट के लिए हम इस पेशेंट में वाइटल साइंस का असेसमेंट करेंगे और बाइलेटरली लंग साउंड्स कैसे हैं इस चीज़ का असेसमेंट करेंगे. या फिर ऑप्शन 2, वार्मथ ऑफ द स्किन एंड टेम्परेचर इन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी. जिस लेग की फीमर बोन में फ्रैक्चर हुआ है
वहाँ की स्किन का टेम्परेचर कितना है, इस चीज़ का असेसमेंट करके हम न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट परफॉर्म करेंगे। या फिर पेन लेवल एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एडिमा इन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, फ्रैक्चर्ड फीमर वाले पैर में पेन कितना है और एडिमा कितनी है, इस बिहाफ पर ये असेसमेंट करेंगे। या फिर ऑप्शन 4, कलर, सेंसेशन, मूवमेंट, कैपिलरी रिफिल एंड पल्स ऑफ अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट में हम उस पैर का कलर, सेंसेशन, मूवमेंट, कैपिलरी रिफिल और पल्स असेस करेंगे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट करने को बताता है? The right answer is option 4. Let's see the rationale. A complete neurovascular assessment of extremity includes color, sensation, movement, capillary refill and pulse of affected extremity. न्यूरो प्लस वैस्कुलर, पेशेंट का पैर की जो फीमर बोन है वो फ्रैक्चर हुई है, तो इस पैर के अंदर आपको न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं सही, वेसल्स काम कर रही हैं सही, इन दोनों चीज़ का असेसमेंट करना है। और न्यूरॉन और ब्लड वेसल की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए आप इस पैर के अंदर कलर कैसा है, सेंसेशन फील हो रहा है, पेशेंट को महसूस हो रहा है आप जब टच कर रहे हैं या नहीं, पेशेंट हल्का फुल्का मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं, कैपिलरी रिफिल टाइम कितना है, और इस पैर में पल्स आ रही है या नहीं, इन सभी चीज़ों का असेसमेंट करेंगे। सिंपली कहें तो इन 5 चीज़ों का असेसमेंट करके हम किसी भी पर्सन में कंप्लीट न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। Burke's extension traction is a type of skin traction used to alleviate muscle spasm and immobilize the lower limb. अगर किसी पेशेंट में फीमर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो इस पेशेंट में जब तक इस पैर का ऑपरेशन नहीं होता, इस पैर को स्थिर रखने के लिए या इसमें मसल स्पाज्म ना आए, पेशेंट को इमोबिलाइज रखना हो, तो इन दोनों उद्देश्य से बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगाया जाता है। फ्रैक्चर के बाद पेशेंट के पैर को स्थिर रखना हो, स्पाज्म से हो रहे डिस्कम्फर्ट को घटाना हो, तो जब तक सर्जरी ना हो तब तक बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगाया जाता है। ये 2 इसके इम्पॉर्टेंस हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बर्क्स ट्रैक्शन लगाने का क्या मुख्य कारण होता है। अब बात करते हैं कि इस एक्सटेंशन ट्रैक्शन को हम किस प्रकार से लगाते हैं। इट इज़ अप्लाइड बाय यूजिंग इलास्टिक बैंडेजेस और अडेसिव, अ फॉर्म बूट और स्लिंग, काउंटर वेट्स एंड द फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड टू प्रोवाइड द ट्रैक्शन। सिंपली आप इस चीज़ को समझिए, ये पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है और इसकी फीमर बोन में फ्रैक्चर है। इस पेशेंट के पैर के इस नीचे वाले हिस्से पर हम लगातार बैंडेजिंग लगाकर, सपोर्ट देकर यहाँ पर एक हुक लगाएंगे और इसे बेड के सिरे पर पैर को रख कर इसमें वेट लटका देंगे। इस वेट के कारण पैर एक ही दिशा में रहेगा, जिससे कि पेशेंट की मूवमेंट कम हो जाएगी और स्पाज्म नहीं आएंगे। यही स्किन ट्रैक्शन है, बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन है। Question number 4. What is the usual site of intramuscular injection a nurse will choose in adult for Z-track technique? किसी adult person में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन Z-track टेक्निक द्वारा लगाना हो तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली साइट कौन सी होगी? डेल्टॉइड, रेक्टस फीमोरिस, वेंट्रोग्लूटियल या वेस्टस लेटरालिस?
The right answer is option C. It is ventrogluteal region. देखिए, जब भी किसी पर्सन के अंदर आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना होता है तो बेसिकली इसके लिए 4 साइट्स होती हैं, 4 जगह होती हैं, 4 साइट्स होती हैं। कोरोना वायरस का वैक्सीन आप लगा रहे थे शोल्डर में, तो वहाँ पर होती है डेल्टॉइड मसल्स, तो वो हो गया डेल्टॉइड साइट। उसके बाद न्यूबॉर्न बेबीज़ में हेमरेज को रोकने के लिए विटामिन के का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, वो हमेशा उसकी जांग में होता है, न्यूबॉर्न बेबी की थाइज में होता है, और इस साइट को हम वेस्टस लैटरलिस कहते हैं, क्योंकि जन्म के बाद बच्चे के अंदर यही मसल सबसे ज़्यादा मैच्योर होती है जहां हम मेडिसिन को डिलीवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेंट्रोग्लूटियल और डॉर्सोग्लूटियल साइट। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और ये पेशेंट प्रोन पोजीशन में लेटा है, तो वेंट्रोग्लूटियल जो साइट होगी वो हल्का सा साइड वाले हिस्से में होगी। दिस इज़ द वेंट्रोग्लूटियल साइट ऑफ IM इंजेक्शन। और डॉर्सोग्लूटियल साइट की बात की जाए तो ये बटक्स में थोड़ा सा अपर पोर्शन में होगी, लेकिन थोड़ा ऊपर की तरफ होगी, जिसे बोलते हैं डॉर्सोग्लूटियल साइट। होपफुली दिस ऑल 4 साइट्स आर क्लियर। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप हमेशा 90 डिग्री से लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a toddler screams and cries noisily after parental visits, disturbing all other children. When the crying is particularly loud and prolonged, the nurse puts the cry in a separate room and closes the door. The toddler is left there until the crying ceases, a matter of 30 to 45 minutes. Legally, how should this behavior is interpreted? किसी हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे हैं और आप उन सभी का ध्यान रख रहे हैं। इन बच्चों में एक टॉडलर है जिसकी उम्र यानी 1 से 3 साल के बीच है। ये बच्चा अपने पालने में, अपने झूले में है और लगातार रो रहा है, चिल्ला रहा है। आपने इसके रोने चिल्लाने से परेशान होकर इस बच्चे के झूले को, इस बच्चे को रूम में किसी और दूसरे रूम में लॉक कर दिया और तब तक उसे बाहर नहीं निकाला जब तक वो शांत नहीं हो गया। और ऐसा करने में करीब करीब 30 से 45 मिनट तक आपने उस बच्चे को रूम में बंद रखा अकेले। तो लीगली अगर आप पर कोई कार्रवाई होती है तो इस बिहेवियर को आप कैसे देखेंगे? आपके ऑप्शंस हैं लिमिट्स हैड टू बी सेट टू कंट्रोल द चाइल्ड्स क्राइंग। हमें बच्चों के रोने को रोकने के लिए क्या चीज़ें उपयोग की जा सकती हैं, उसकी लिमिट सेट करनी चाहिए। ऑप्शन 2, द चाइल्ड हैड अ राइट टू रिमेन इन द रूम विथ अदर चिल्ड्रन। बच्चे को ये अधिकार ही है कि चाहे वो रोए या कुछ भी करे, उसे दूसरे बच्चों के साथ ही रहना है। ऑप्शन 3, द चाइल्ड हैड टू बी रिमूव्ड बिकॉज द अदर चिल्ड्रन नीड टू बी कंसीडर्ड। हमें इस बच्चे को वहाँ से हटाना आवश्यक था क्योंकि दूसरे बच्चों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ऑप्शन 4, सेग्रीगेशन ऑफ चाइल्ड फॉर मोर देन हाफ एन आवर वॉज टू लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम। बच्चे को आधे घंटे या इससे ज़्यादा समय तक सेग्रीगेट करना, अलग करना, आइसोलेट करना गलत है। चूज योर आंसर वाइजली। ऐसे क्वेश्चंस आपको नॉर्सेट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। Legally, a person cannot be locked in a room isolated unless there is a threat of danger either to self or to others. बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ रहने का अधिकार है, ये ऑप्शन सही है। अब किसी भी बच्चे को आप या किसी भी पेशेंट को आइसोलेट कब कर सकते हैं, इस चीज़ का रेस्टल जानिए।
अगर कोई बच्चा या कोई पेशेंट जब तक खुद को नुकसान ना पहुंचाए या फिर दूसरों को ना नुकसान पहुंचाने वाला हो, तब तक आप उसे लॉक या आइसोलेट नहीं कर सकते। ऑप्शन 1, लिमिट सेटिंग इज इन दिस सिचुएशन इज नॉट वारंटेड। दिस इज अ रिएक्शन टू सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट विच इज कॉमन एट दिस एज। छोटे बच्चे से माता पिता जब दूर होते हैं तो वो क्राई करता है, ये एक नॉर्मल रेस्पॉन्स है और इस सिचुएशन में कोई भी लिमिट सेट करना इस सिचुएशन को टेकल करने का सही तरीका नहीं है। ऑप्शन 3 के रैशनल में क्राइंग ऑल्दो इरिटेटिंग विल नॉट हार्म द अदर चिल्ड्रन। अगर बच्चा दूसरों बच्चों के साथ है और वो लगातार रो भी रहा है तो इससे दूसरे बच्चों को कोई हार्म नहीं है, इसलिए आप उसे आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अ चाइल्ड शुड नेवर बी आइसोलेटेड। एक बच्चे को आप अकेले कमरे में कभी भी लॉक नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द फेयर थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। रामसे स्केल का इस्तेमाल किसके असेसमेंट में किया जाता है? सिडेशन, एंजियस पेशेंट, पेन, अराउजल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज सिडेशन। किसी भी पेशेंट को जब आप एनेस्थीसिया या कोई सिडेटिव एजेंट देते हैं तो इस मेडिसिन के कारण पर्सन में कितना सिडेशन इफेक्ट आया है, इस चीज़ को मापने के लिए जो पैमाना हम इस्तेमाल करते हैं उसे रामसे स्केल, सिडेशन स्केल के नाम से जानते हैं। इस रामसे सिडेशन स्केल में टोटल 6 कैटेगरीज में हम पेशेंट को रख सकते हैं या फिर 6 नंबर तक स्कोर दे सकते हैं। इसकी शुरुआत पेशेंट के एजिटेशन लेवल से लेकर डीप कोमा के बीच में होती है। पेशेंट को सिडेटिव देने के बाद पेशेंट एजिटेशन में है या डीप कोमा में है, इस पूरे दौरान को मेजर किया जाता है। याद रखिएगा 6 स्कोर कौन कौन से हैं, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। पेशेंट को आप 1 स्कोर देंगे अगर पेशेंट एंजियस है या रेस्टलेसनेस है उसमें। पेशेंट को आप 2 स्कोर देंगे अगर वो कोऑपरेटिव है, ओरिएंटेड है या फिर ट्रैंक्विल है। पेशेंट को आप 3 स्कोर देंगे जब वो रेस्पॉन्डिंग टू कमांड है, यानी जो भी आप उसे कह रहे हैं वो कर रहा है। पेशेंट को आप 4 स्कोर देंगे ब्रिस्क रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अगर पेशेंट में हल्का फुल्का रिस्पॉन्स है जब भी आप स्टिमुलस देते हैं तो वहाँ पर 4 स्कोर दिया जाएगा। 5 स्कोर आप स्लगिश रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आप जब उसे स्टिमुलेट करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कुछ सही नहीं आ रहा, स्लगिश आ रहा है, तो 5 स्कोर देंगे। और 6 स्कोर उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिन्हें आप कितना भी स्टिमुलेट कर लें उनमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, यानी वो कोमा में चले गए हैं। तो सिंपली समझिए, अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, एंजियस है, रेस्टलेस है, तो इस सिचुएशन में 1 स्कोर दिया जाएगा। और अगर पेशेंट में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, डीप कोमा में है, तो वहाँ पर 6 स्कोर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू। सॉफ्ट टिश्यूज में कैल्शियम का डिपोजिशन किन कारणों से होता है? ऑप्शन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन डी, एक्सेस ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सेसिव विटामिन डी। याद रखिएगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल है। सो विटामिन डी की प्रेजेंस के कारण ही
सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैल्शियम डिपोजिशन देखा जाता है। विटामिन सी इंटेस्टाइन से आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल है, इसीलिए जिन लोगों को आयरन थेरेपी दी जाती है उन्हें हमेशा खट्टे फल या विटामिन सी खाने के लिए कहा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन अडल्ट, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर्ड? किसी नर्स को अडल्ट पर्सन में आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है तो वो कैसे करेगी? सबक्यूटेनियस आर्म में लगाएगी, इंट्राडर्मल फोरआर्म में लगाएगी, आईएम डेल्टॉइड पर लगाएगी, जेट्रेक आईएम ग्लूटियस पर लगाएगी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी किसी पर्सन को आप आयरन इंजेक्शन लगाएंगे तो ये हमेशा इंट्रामस्कुलरली लगाया जाएगा और जेट्रेक टेक्निक द्वारा लगाया जाएगा। हमारी बॉडी में जेट्रेक द्वारा इंट्रामस्कुलरली उन मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है जो कि बॉडी में इरिटेशन कॉज कर सकती हैं या स्टेनिंग कर सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नर्स शुड मेक विच स्टेटमेंट टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड टू हैव अ गायनेकॉइड पेल्विस? अगर किसी वुमेन में गायनेकॉइड पेल्विस है तो इस वुमेन को आप क्या कहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज़ अ नैरो प्यूबिक आर्च। आपका जो पेल्विस है उसकी प्यूबिक आर्च नैरो है। ऑप्शन 2, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। आपका ये पेल्विस लेबर या डिलीवरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे बच्चा इजीली डिलीवर हो सकता है। ऑप्शन 3, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज वाइड पेल्विस बट इट हैज़ शॉर्ट डायमीटर। आपका ये पेल्विस तो वाइड है लेकिन इसका डायमीटर शॉर्ट है। ऑप्शन 4, you will need a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for vaginal delivery। आपका जो पेल्विस है, इस पेल्विस के होते हुए आप में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, आपको सिजेरियन सेक्शन ही करवाना होगा। कौन सा ऑप्शन गायनेकॉइड पेल्विस के लिए परफेक्ट है? The right answer is option 2. Let's see the rationale. A gynecoid pelvis is a normal female pelvis and is the most favorable for successful labor and birth. Gynecoid pelvis मोस्ट ऑफ द वुमेन में पाया जाने वाला नॉर्मल टाइप ऑफ पेल्विस है जिसका जो पेल्विक ब्रिम है वो राउंड शेप का होता है और इस राउंड शेप के कारण बच्चा इजीली इससे डिलीवर हो सकता है। सो ये मोस्ट फेवरेबल टाइप का पेल्विस माना जाता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। एंड्रॉइड पेल्विस के बारे में भी जान लेते हैं। रिजेंबलिंग टू मेल पेल्विस would be unfavorable for labor because of narrow pubic planes। जिन लोग महिलाओं में एंड्रॉइड पेल्विस होता है उनका पेल्विस लेबर के लिए परफेक्ट नहीं माना जाता क्योंकि इनमें जो पेल्विक प्लेन है वो नैरो होते हैं। एंड्रॉइड पेल्विस जनरली मेल पेल्विस की तरह होते हैं। एंड तीसरे टाइप का जो पेल्विस है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, इसका जो आउटलेट होता है वो एडिक्वेट होता है और इसकी जो प्यूबिक आर्च है वो नैरो होती है। आउटलेट तो इस प्रकार का एंथ्रोपॉइड का नॉर्मल होता है लेकिन जो प्यूबिक आर्च होती है वो नैरो होती है। लास्ट बचता है चौथे टाइप का पेल्विस जिसे आप प्लेटिप्लॉइड पेल्विस के नाम से जानते हैं। इसे कई बार फ्लैट पेल्विस भी कहा जाता है। हैज़ अ वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर बट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज शॉर्ट मेकिंग द आउटलेट इनएडिक्वेट। सिंपली कहें तो ये बहुत ही चपटा पेल्विस है जिसका डायमीटर तो काफ़ी होता है लेकिन जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है वो कम होता है जिसकी वजह से बेबी डिलीवर नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग अ पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन टू अ चाइल्ड
द नर्स शुड, किसी बच्चे में आपको पेरेंटल रूट से आयरन इंजेक्शन लगाना है, एडमिनिस्टर करना है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही माना जाएगा? ऑप्शन ए, अप्लाई आइस पैक्स टू द साइट आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाने के बाद साइट पर आप आइस पैक अप्लाई करें। ऑप्शन बी, रोटेट इंजेक्शन अमंग द 4 एक्सट्रीमिटीज़, आप इस इंजेक्शन को चारों भुजाओं पर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। ऑप्शन सी, फर्मली मसाज द साइट आफ्टर विड्रॉल ऑफ द निडल, आप निडल को निकालने के बाद लगातार तेजी से इंसर्शन साइट पर मसाज करेंगे। ऑप्शन डी, चेंज निडल आफ्टर ड्रॉइंग द ड्रग इनटू द सिरिंज, आप जैसे ही इंजेक्शन में ड्रग को लोड करते हैं उसके बाद निडल चेंज कर लेंगे। कौन सा स्टेटमेंट आयरन इंजेक्शन के रिगार्डिंग सही है, आयरन एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सही है? The right answer is option A, apply ice packs to the site after injection. ये इंजेक्शन इरिटेट कर सकता है, सो वहाँ पर आइस अप्लाई करके हम इरिटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों में प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट कौन सा माना जाता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, रेडिएशन थेरेपी या स्टीरॉयडल थेरेपी? कौन सा ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है थैलेसीमिया से सफरिंग बच्चों के लिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। थैलेसीमिया को आप कुलेज एनीमिया, मेडिटेरियन एनीमिया डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रकार के डिजीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेंज या बीटा चेन में डिफेक्ट आ जाता है। इस डिजीज़ का एकमात्र प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट यदि माना जाए तो वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड थिनिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड थिकनिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल माना जाता है। विटामिन के हमारी बॉडी में अगर पर्याप्त मात्रा में है तो इसके द्वारा लीवर के अंदर 4 इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10। टोटल क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें से 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर लीवर में विटामिन के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर किसी पर्सन में विटामिन के नहीं होगा तो उनमें ये चारों फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, और इन फैक्टर्स के ना बन पाने के कारण पेशेंट में ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा और थोड़ी भी चोट लगने के बाद सीवियर ब्लड लॉस होगा, जिससे पेशेंट की जान तक जा सकती है। विटामिन के इज इसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन फॉर क्लॉटिंग। यहाँ पर देखा जाए तो विटामिन के जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है विटामिन K1, जिसे हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये जनरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसके बाद सेकंड टाइप आता है विटामिन K2, जिसे आप मीनाक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। विटामिन K2 जो है विटामिन K1 की तुलना में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल गिविंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द Z-Track टेक्निक इज यूज्ड टू। किसी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को लगाते समय Z-Track टेक्निक का इस्तेमाल करने का मुख्य कारण रिड्यूस पेन, अवॉइड पंक्चर ऑफ ब्लड वेसल, allow the drug to be spread over the larger area of tissue,
प्रिवेंट बैकवर्ड लीकेज ऑफ मेडिकेशन। ज़ेट्रैक टेक्निक को इस्तेमाल करने का मुख्य कारण। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात डिस्कस की थी कि ज़ेट्रैक टेक्निक द्वारा हम उन मेडिसिन्स को एडमिनिस्टर करते हैं जो हमारी स्किन को इरिटेट कर सकती हो या फिर स्टेन कर सकती हो, यानी इसके लगाने के बाद स्किन का कलर चेंज हो सकता है। साथ ही साथ इस इंजेक्शन को लगाने का एक और इम्पॉर्टेंट कारण है कि जब इस ज़ेट्रैक टेक्निक द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है तो जो मेडिसिन हमने बॉडी में डाली है, डिलीवर की है, उसके वापस बाहर आने की संभावना लगभग ज़ीरो हो जाती है। हम कह सकते हैं मेडिसिन के बैकवर्ड लीकेज को रोकने के लिए भी ज़ेट्रैक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ेट्रैक टेक्निक द्वारा जब अपन इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट की इंजेक्शन साइट को हम इंजेक्शन साइट की जो स्किन है उसे एक तरफ पुल कर लेते हैं, हल्का सा उसे हाथ से दबाकर साइड में कर लेते हैं और फिर धीरे से इंजेक्शन को 90 डिग्री एंगल से इंसर्ट करते हैं। फिर इस मेडिसिन को धीरे धीरे डिलीवर किया जाता है और फिर निडल को निकाल कर तुरंत स्किन को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो मेडिसिन है वो वापस बाहर ना आ सके। जैसे ही आप स्किन को पुल करते हैं और इंजेक्शन लगाकर छोड़ते हैं तो वहाँ पर एक ट्रैक ज़ेट्रैक बन जाता है जिससे लीकेज नहीं होता। सीधे सीधे अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो नीडल अंदर जाती है और ये रास्ता सीधा रहता है तो यहाँ से मेडिसिन वापस बाहर आ सकती है, लेकिन स्किन को खींचकर जब आप इंजेक्शन डिलीवर करते हैं और जब स्किन को छोड़ते हैं तो स्किन जो है इस मसल्स के द्वारा, वापस आए मसल्स के द्वारा दब जाती है और मेडिसिन के बाहर आने का रास्ता नहीं रहता। इस टेक्निक के द्वारा जनरली आयरन सॉर्बिटॉल, जिसे आप जैक्टोफर कहते हैं, या डेक्स्ट्रॉन, इन दो मेडिसिन को अक्सर ही आप हॉस्पिटल में डिलीवर करते हैं। और साइट आपसे पूछी जाए तो डीप ग्लूटियल यानी कि वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में आप इसे मुख्य रूप से लगाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, नॉर्मल रेटिक्यूलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज। हमारे ब्लड में रेटिक्यूलोसाइट की संख्या कितना होती है? 1 से 2%, 5%, 10%, 25%। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 to 2%। देखिए, हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पसल्स, जो कि हीमोग्लोबिन रखती है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन का बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसकी जो लास्ट इमैच्योर स्टेज होती है उसे हम रेटिक्यूलोसाइट कहते हैं। हमारी बॉडी में जो आरबीसी का डेवलपमेंट होता है इसकी 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले नॉर्मोब्लास्ट बनती है, उसके बाद प्रोनॉर्मोब्लास्ट बनती है, फिर इसके बाद पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट बनती है, फिर ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोसाइट बनती है और फाइनली बनती है रेटिक्यूलोसाइट, जिसके बनने के बाद हमें एक मैच्योर रेड ब्लड कार्पसल यानी आरबीसी मिलती है। अगर सर्कुलेशन में इसकी मात्रा 1 से 2% है तो ये बिल्कुल नॉर्मल मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the following nursing interventions are correct when using Zettrac method of injection except। किसी भी पेशेंट में आप Zettrac टेक्निक द्वारा इंजेक्शन लगाते समय कौन सा इंटरवेंशन नहीं करेंगे? ऑप्शन ए, प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ अल्कोहल। आप इंजेक्शन जिस जगह लगाना है वहाँ से अल्कोहल से साफ करेंगे। ऑप्शन बी, निडल दैट एटलीस्ट 1 इंच लॉन्ग। आपकी इस इंजेक्शन को लगाते समय निडल कम से कम 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। ऑप्शन सी, एस्पायरेट द ब्लड बिफोर इंजेक्शन। इंजेक्शन को इंसर्ट करने के बाद मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले आपको ब्लड को एस्पायरेट करके देखना है कि कहीं उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। ऑप्शन डी, रब द साइट वाइगरसली आफ्टर द इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद आप वाइगरसली उस साइट को रब करेंगे, बहुत तेज़ी से वहाँ मसाज करेंगे। कौन सा ऑप्शन, कौन सा इंटरवेंशन सही नहीं है? एक्सेप्ट वर्ड को नज़रअंदाज मत कीजिएगा।
यस एग्जैक्टली, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। जब भी आप किसी पेशेंट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जेड-ट्रैक टेक्निक द्वारा लगाते हैं तो उसे सबसे पहले उस साइट को अल्कोहल द्वारा क्लीन करेंगे। उसके बाद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस को हमेशा मसल्स में इंजेक्ट करना होता है, डीपली मेडिसिन को डिलीवर करना होता है, इसलिए यहाँ 1 इंच लंबी नीडल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम मेडिसिन को अंदर डालते हैं तो उससे पहले जो इंजेक्शन का प्लगनर है उसे बैकवर्ड साइड में पुल करते हैं कि कहीं उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर पुल करने पर ब्लड वहां आ जाता है, तुरंत आप इंजेक्शन को निकाल लीजिए, मेडिसिन को डिस्कार्ड कीजिए, नया इंजेक्शन तैयार कीजिए और फिर से लगाइए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब बैक पार्ट में लगाए जाते हैं तो वहां पर नर्व इंजरी होने का संभावना रहती है, इसलिए सही साइट पर ही बिना लापरवाही के इंजेक्शन लगाएं, अदरवाइज पेशेंट को पैरालिसिस तक हो सकता है। कभी भी आईएम इंजेक्शन जेड-ट्रैक टेक्निक द्वारा लगाने के बाद उस एरिया पर आप मसाज नहीं करेंगे, इट इज नॉट इसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in BMW human anatomical waste should be segregated in बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को आप किस बैग में कलेक्ट करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब है शरीर का कोई एम्प्यूटेड पार्ट हो, प्लेसेंटा हो, ये सब। येलो बैग में, रेड बैग में, ब्लैक बैग में, ब्लू बैग में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट ड्रेसिंग मटेरियल्स, जिसे आप सॉइल्ड मटेरियल कहते हैं, जो कि पस या ब्लड में भीगी हुई होती है, ब्लड बैग्स हो सकते हैं, ग्लव्स होते हैं, इन सभी को आप हमेशा येलो बैग में डिस्कार्ड करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो, सॉइल्ड वेस्ट हो जिसमें ब्लड या पस से भीगी हुई ड्रेसिंग हो सकती है, ग्लव्स हो सकते हैं पस या ब्लड से भरे हुए, इसके अलावा माइक्रो, बायोटेक्नोलॉजिकल और अदर क्लिनिकल लैब वेस्ट है, केमिकल लिक्विड वेस्ट है, ये सभी येलो कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं रेड बैग की, तो इसके अंदर कंटेमिनेटेड वेस्ट जिसको रिसाइकिल कर सकते हैं उन्हें डाला जाता है, जैसे ट्यूबिंग्स हो गई, बॉटल्स हो गई, आईवी लाइंस हो गई, आईवी सेट्स हो गए, कैथेटर हो गए, यूरिन बैग हो गए, सिरिंजेस हो गई लेकिन विदाउट निडल, और ग्लव्स हो गए। तो याद रखने का तरीका है आर फॉर रेड, आर फॉर रबर आर्टिकल्स, आर फॉर रेड, आर फॉर रबर आर्टिकल्स, जिसमें बॉटल्स, ट्यूबिंग, कैथेटर, यूरोबैग्स ये सभी आ जाएंगे। इसके बाद ब्लैक बैग को हमने हटा दिया है। ब्लू बैग की बात की जाए तो इनमें ग्लासवेयर आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। ब्लैक की जगह हम वाइट कलर बिन को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पंचर प्रूफ होता है, लीक प्रूफ होता है, और इसमें सभी तीखी नुकीली चीज़ों को हम डिस्कार्ड करते हैं। वेस्ट साफ इंक्लूडिंग मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 61 years old client with a history of chronic renal failure is admitted with a possible appendicitis. Based on this history, which acid-base imbalance is most likely to be found when laboratory test results are assessed? किसी 61 साल के मरीज में क्रॉनिक रीनल फेलियर है और साथ ही साथ उसे अपेंडिसाइटिस भी हो चुका है, तो इस हिस्ट्री के बिहाफ में उसमें कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। इस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। क्रॉनिक रीनल फेलियर के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, यानी कि पेशेंट की बॉडी में पीएच जो है नॉर्मल से कम होगी, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मैनी आवर्स? ब्रेस्ट मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पर कितनी देर के लिए स्टोर कर सकते हैं? 4 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर हम 4 आवर्स के लिए 4 घंटे के लिए स्टोर कर सकते हैं। 4 घंटे के बाद इसे डिस्कार्ड करना होता है क्योंकि ये अब पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ड्रग यूज फॉर द क्लोजर ऑफ पीडीए? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए या पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कंडीशन को क्लोज करने के लिए आप कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं? डोपामाइन, फिनोबार्बिटॉन, इंडोमेथासिन, इम्यूनोग्लोबुलिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज इंडोमेथासिन। प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पीडीए शब्द है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। पेटेंट शब्द का मतलब होता है रिमेन्स ओपन यानी खुला रहना, और डक्टस आर्टीरियोसिस वह स्ट्रक्चर है जो कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो इस बच्चे की बॉडी में सर्कुलेट होने वाले ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लंग्स अनफंक्शनल स्टेट में होते हैं, तो ब्लड को लंग्स तक नहीं भेजा जाता, उन्हें डायरेक्टली बाईपास कर दिया जाता है, और उस बाईपास चैनल को ही आप डक्टस आर्टीरियोसिस के नाम से जानते हैं। डक्टस आर्टीरियोसिस को अगर सिंपली आप समझें तो अरोटा और लंग्स को जाने वाली मेन आर्टरी, जिसे आप पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली एक ओपनिंग है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट एट्रियम से ब्लड को लंग्स तक लेकर आती है, वो डायरेक्टली अरोटा से जुड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है लंग्स तक ना जाकर राइट एट्रियम से सीधा एरोटा में चला जाता है और वापस बॉडी में सर्कुलेट होता है। एक बार फिर से इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आपका ये हार्ट है और इसके 4 चैम्बर्स हैं। ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एरोटा निकल रही है, और ये है आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। नॉर्मल जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो ब्लड जो है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई होता है, फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में आकर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और एरोटा में जाकर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। लेकिन अब बच्चा जब जन्म नहीं हुआ है बच्चे का, तो जो लंग्स हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, इमैच्योर हैं, अनफंक्शनल हैं, तो ब्लड को इन लंग्स में भेजने का कोई सही औचित्य नहीं है, कारण नहीं है। तो नेचर ने क्या किया, इस पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में एक ओपनिंग बना दी, जिससे यहाँ से ब्लड आकर सीधा एरोटा में चला जाता है और बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। इस ओपनिंग को, इस एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच के कनेक्शन को ही हम डक्टस आर्टीरियोसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद बच्चा रोता है और लंग्स काम करने लगते हैं। अब बच्चे के ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए इस लंग्स तक जाना जरूरी है, और लंग्स से फिर ये होकर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा तक जाएंगे। तो इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए जन्म के बाद जो आर्टीरियोसिस है, डक्टस आर्टीरियोसिस है, ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही ये क्लोज होता है, बच्चे का ये सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। अगर किसी बच्चे में किसी वजह से ये डक्टस आर्टीरियोसिस खुला रह जाए, पेटेंट रह जाए, तो इस कंडीशन को पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहते हैं। और इस खुले हुए डक्टस आर्टीरियोसिस या इस बाईपास रास्ते को बंद करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, उसे ही हम इंडोमेथासिन के नाम से जानते हैं। होपफुली आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज़ elevated AST 24 hours following chest pain and shortness of breath
दिस इज सजेस्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ और चेस्ट पेन के 24 घंटे बाद आपने AST टेस्ट कराया जो कि आपको एलिवेटेड मिला, बढ़ा हुआ मिला। अब इस पेशेंट में चेस्ट पेन के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखी जा रही है, तो इस फाइंडिंग के बिहाफ पर आप उसमें कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है ऐसा अंदाज़ा लगाएंगे। गॉल ब्लैडर डिजीज़, लीवर डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या स्केलेटल मसल इंजरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बी प्रिपेयर फॉर द PGI बिग वैकेंसी एग्जाम्स। इट्स अ अपडेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। अगर किसी पेशेंट में AST एंजाइम बढ़ा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में टिश्यू डैमेज हुआ है। AST अगर बढ़ा हुआ है और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसी फाइंडिंग मिल रही है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ है, हार्ट अटैक आया है। AST का पूरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेस। एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेस। AST जो एंजाइम है ये आपके लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी, ब्रेन, RBC आदि में पाया जाता है। द सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ मायोकार्डियल डैमेज। AST अराइज 24 आवर्स आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा था, छाती में दर्द हो रहा था, उसके बाद उसका AST बढ़ता है तो हम ये कह सकते हैं कि चेस्ट पेन के कारण जो चेस्ट एरिया की मायोकार्डियल सेल्स हैं, हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स हैं, उनमें डैमेज हुआ है, इसी वजह से इसमें AST का लेवल हाई है। इट विल ऑल्सो अराइज व्हेन देयर इज़ अ लिवर डैमेज। ये जो एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज है ये लीवर में भी पाया जाता है, तो अगर इसका लेवल बढ़ता है तो ये हमें लीवर डैमेज और स्केलेटल डैमेज, स्केलेटल मसल डैमेज के बारे में भी बताता है। दिस क्लाइंट हैज सिम्टम्स टिपिकली ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। गॉल ब्लैडर डिजीज में प्रेजेंट विथ पेन इन द राइट स्कैपुला शोल्डर ब्लेड रीजन बट नॉट हैव द एलिवेटेड AST। इस पेशेंट के सिम्टम हमें MI को होने का बताते हैं। अगर किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर डिजीज़ है तो उसमें जो राइट स्कैपुला बोन है जिसे आप शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, उस एरिया में पेशेंट को पेन होता है, ना कि AST लेवल एलिवेटेड मिलता है। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशली फॉर CHO अपकमिंग एग्जाम्स। National Iodine Deficiency Disorder Control Program was launched in NIDDCP प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1963 में, 73 में, 89 में या 83 में? The right answer is option C. It is 1989 में। सबसे पहले 1963 के अंदर NGCP प्रोग्राम आया था, नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम को 1989 के अंदर NIDDCP प्रोग्राम में चेंज कर दिया था। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम में चेंज कर दिया था, तो आपका आंसर 1989 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज। किसी पेशेंट में आपने मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया तो उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया,
hyperkalemia and hypocalcemia. The right answer is option D. सबसे पहले बात करते हैं कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है किसी भी पेशेंट को कम समय में काफ़ी ज़्यादा ब्लड चढ़ाना, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना। अगर किसी पर्सन को आप 24 घंटे के अंदर 10 यूनिट या उससे ज़्यादा ब्लड दे रहे हैं, PRBCs दे रहे हैं, तो ये कंडीशन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाएगी। और इस सिचुएशन में हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी और हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।